माननीय सदस्यगण, माननीय सभापति महोदय, आगे नहीं आए, श्री किरण देव उसका आ जाए। मैं धन्यवाद बीच में आदरणीय सभापति महोदय। आया नहीं है। मेरे माननीय मंत्री महोदय से किए गए प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, जो कि विषय जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत है, लेकिन जिला जो है वो दंतेवाड़ा जिला है और इसलिए ये प्रश्नाधीन जो विषय है सुकमा जिला है, क्षमा करेंगे। झीरम घाटी से एलंगनार एक दूरस्थ अंचल है, दुर्गम क्षेत्र है। वहां से उरकापाल और कांदानार तक ऐसे 18 किलोमीटर, और इस सड़क के दृष्टि से जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, प्रारंभ में 14,60,60,000 का व्यय संभावित बताया गया। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को और टेंडर 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया। और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में यह भी कहा है कि उक्त सड़क मार्ग घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में सीसी सड़क, टोवाल, नाली, पुल पुलिया निर्माण एवं घाट कटिंग जैसे कार्यों का विस्तृत सर्वे नहीं किया गया। बिना सर्वे के और सारे एएसटीएस स्वीकृति से लेकर सारा टेंडर तक ये जारी हो गया और ये डीएमएफ से जिला सुकमा से अतिरिक्त कार्य, इसके लिए जो अतिरिक्त सैंक्शन हुआ वो 5,59,69,000 रुपए, ये 18/1/2025 3 साल के बाद बार बार जब इस पर संज्ञान लिया गया, बातचीत किया गया और संबंधित जितने भी उसके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार से लेकर सभी से लगातार 2 वर्षों तक इसकी बातचीत होने के बाद 25 को 3 साल बाद इसको, और तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में जब इस 18 किलोमीटर की सड़क जिसका टेंडर 31 जनवरी 2023 को हुआ और कार्यादेश जिस ठेकेदार को दिया गया उसके द्वारा इन 3 वर्षों में कितना काम किया गया, इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया मंत्री और जी आप इसमें ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण करना था? जवाब आने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है और उसके संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी दी है। और जो 18 किलोमीटर तक की जो सड़क बनना था और नक्सलवाद होने के कारण से उसका जो प्रिलिमिनरी जो सर्वे होना था वो सर्वे नहीं हो पाया और उसके कारण से जो घाट सेक्शन है और जितने भी अपने उन क्षेत्रों में होना था कार्य, वो नाली निर्माण इत्यादि उस कार्य को हो नहीं पाया। और वर्तमान में जो स्थिति है वो, क्योंकि डीएमएफ की राशि से भी उस कार्यों को उसमें चिन्हांकित किया गया और उस कार्य को पूरा कराने के दृष्टि से, ताकि वो कार्य वहां पर पूर्ण हो सके। और आपकी भी जो मंशा है उसमें कि जल्द से जल्द वो कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2023 का मामला है और उसके तहत में जो राशि वहां पर दी गई उस राशि के तहत में 3 वर्षों में अर्थ वर्क और जो है जीएसबी तक का कार्य हुआ था और लगभग 4,23,00,000 रुपए इसमें भुगतान हुआ है। लगभग 8 करोड़ रुपए का राशि अभी उस
योजना के तहत में अभी वहां पर है। और जो डीएमएफ की राशि है वो भी क्या उसमें है, और उसके भी टेंडर हो चुके हैं, उसके भी कार्यदेश जारी हो चुके हैं, और उसका भी कार्य अभी प्रारंभ है। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको, मतलब इस वित्तीय वर्ष नहीं, एक वर्ष के भीतर में हम उस कार्य को पूरा करने के पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये दो बातें हुई। एक मिनट आपने जो बात कही है, एक वर्ष के भीतर पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आश्वासन अनक्लियर है। एक वर्ष में पूरा करेंगे बोलेंगे, उसमें फिर क्या कोशिश होती है? जब समय ले रहे हैं तो एक वर्ष में हो जाएगा बोल दीजिए। किरण जी पूछ लीजिए। आश्वासन माननीय सभापति जी, इसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि वर्तमान में जो मेरी जानकारी है और बातचीत से समस्त अधिकारियों से, और कि इसको अब 2 टेंडर में विभाजित किया गया है, 2 भाग में। पूर्व में जो प्रथम भाग में जो टेंडर जारी हुआ था और जिसके कार्य की स्वीकृति हुई थी, और उत्तर में भी आया है कि 18 किलोमीटर जेसीबी ग्रेन्यूल सब बेस का कार्य जो किया गया है 18 किलोमीटर में केवल मिट्टी डालने, और 4 किलोमीटर में मुरुम डालने का कार्य और पुलिया निर्माण का काम किया गया है। अब 4 साल में 4 बरसात वह रोड खा चुका है, पी चुका है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहले ही वर्ष में जब ये मुरुम और मिट्टी डालने का काम किया गया, तो वर्षा ऋतु आने पर वो पूरा मुरुम और मिट्टी, क्योंकि उसके बाद का काम उसमें नहीं किया गया जा सका, और पार्ट में काम देने के कारण इतनी समयावधि हो गई, 4 वर्ष हो चुका है इसमें। और मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, ये जनहित का जुड़ा मामला है, ये दूरस्थ अंचल है, जगदलपुर विधानसभा का अंतिम छोर का मामला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब वो ऐसा जगह है कि वहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता, वहां पर सड़क की आवश्यकता है, तब जाकर वहां पर बच्चों के लिए प्राथमिक शाला या विद्युत की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचेगी। तो यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़क निर्माण में जो भी दिक्कतें हैं, मेरे पास आई हैव ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि एक टेंडर की प्रक्रिया अब वर्तमान में किस स्थिति में, और उसका काम कब से प्रारंभ होगा और कितने समय में वो समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा माननीय सभापति जी, इसके अलावा, क्योंकि दूरस्थ अंचल कहते जरूर है, लेकिन ये जगदलपुर विधानसभा का ही एक हिस्सा है, अंतिम छोर है, सुकमा जिला में आता है, तो कम से कम इसमें एक टीम अधिकारियों की तैयार हो, जो कि वहां के कार्यों की समीक्षा प्रगति के बारे में, और समय समय पर इसको, नहीं तो वरना वहां पर यही 4 साल हुआ है, 4 साल और हो जाएगा। तो ये कब तक इसका जितनी भी वहां पे कठिनाइयां हैं दूर करके निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो, ताकि वहां के लोगों के इस मार्ग के माध्यम से सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं वहां तक पहुंच सके, उसकी सुविधाएं उनको प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय किरण सिंह देव जी ने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित तौर से बहुत ही वाजिब है, और लंबे समय से उस योजना के पूर्ण होने का इंतजार वहां के लोग कर रहे हैं, और सरकार की भी मंशा है कि उस कार्य को तत्काल पूरा किया जाए। और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से उस क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं हो पाया, और उसका क्योंकि वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है और फॉरेस्ट एरिया भी है, तो उसके कारण से जो अलाइनमेंट में जो परिवर्तन आया, और उसके कारण से जो उसमें जो एडिशनल जो कार्य की आवश्यकता पड़ी, जिसमें सीसी सड़क है, टो वाल है, नाली का है, पुलियों का निर्माण है और घाट कटिंग है, इन सब चीजों के कारण से उसके क्या कहते हैं जो अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हुई, और उसके तहत में जो डीएमएफ की राशि के माध्यम से लगभग 5,59,00,000 रुपए उसमें स्वीकृत भी किया गया, और उसका हमने टेंडर भी कर दिया है, और वो उसमें कार्य प्रारंभ भी हो गया है। जहां तक 18 किलोमीटर का जो सड़क है, उसको कार्य को जो ठेकेदार के माध्यम से समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, क्योंकि 12 महीने के भीतर में उसको पूरा करना था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया, और उसके कारण से जो विलंब हुआ उसको हम समय सीमा में। आप डिटेल बता रहे हैं, माननीय सदस्य की जो चिंता है, डिले वैसे ही हो गया है,
उसके निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो और उसको मॉनिटरिंग करने वाला अधिकारी। माननीय सभापति महोदय, चिंता इस बात की है कि समय समय पे 4 वर्षों में, एक विशेषकर इन 2.5 वर्षों में, मैं इस कार्यकाल की बात करूं तो बार बार जब इस पर पता लगा के बाद वही का वही है, मामला वही का वही है, तो एक बार इसको सुनिश्चित कर लिया जाए कि, क्योंकि फिर ये 5वां बरसात आ जाएगा, 2 महीना बाद, 2.5 महीना बाद, फिर काम रुक जाएगा, फिर मिट्टी बह जाएगी। तो मेरा निवेदन ये है सिर्फ इतना कि इस पर एक टीम गठित करके, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह मॉनिटरिंग हो और काम की शुरुआत और सारी जानकारियां सही हो जाए। ये गलत जो जानकारी आती है, इससे क्या होता है कि ये काम वैसी। जवाब दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री किरण सिंह जो जी ने जो प्रश्न उठाया उसमें निश्चित तौर पे विभाग पूरी तरीके से गंभीर है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 20 दिनों के भीतर में एक उच्च स्तर के हमारे अधिकारी वहां पर जाकर के उसका स्थल का अवलोकन करेंगे और वहां जाकर के जो भी कहते हैं संबंधित कार्य के दृष्टि से जो भी दिशा निर्देश होगा, जिसमें कहते हैं एक्शन लेने की बात होगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। श्री राघवेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने प्रश्न में ये सड़क हादसों के लिए मैंने प्रश्न पूछा था अपने विधानसभा का, जहां मैंने ख में स्पेसिफिकली पूछा था कि सड़क हादसों के कारण तेज गति 2025 में हादसों में पिछले उसमें तुलना में वृद्धि हुई है कि नहीं और उसके कारण क्या है। सभापति महोदय, उसका जवाब स्पेसिफिकली नहीं आया है कि बढ़ने का कारण क्या हो रहा है पिछले 2 साल में। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी सड़क दुर्घटना में और कितने लोगों की मौतें और कितने लोग घायल हुए और उसकी किन कारणों से वृद्धि हो रही है, स्वाभाविक सभापति महोदय, जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण और उसके बाद वाहनों में वृद्धि और लोगों के लापरवाही के कारण से और इन कारणों से जो घटना घटित होती है और उसमें लोग कहते हैं लोगों की मृत्यु भी होती है, लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। तो ये कैसे इसमें कमी हो, इसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और उस कोशिश के बदौलत आने वाले समय में और स्थितियां बेहतर हो, इसके लिए लगातार हमारी कोशिश है। पिछले यदि आपने प्रश्न देखा होगा, प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा भी है कि जो डेथ रेशो है वो 24 की तुलना में 25 में बहुत कम हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि डेथ रेशो कैसे कम हो और किस तरीके से हम व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, ये हमारी कोशिश है। सभापति मंत्री महोदय, मैंने अकलतरा का जो कि स्पेसिफिक सवाल और जांजगीर का भी पूछा था, 24 और 25 में मेरे यहाँ डेथ में इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ है। ये आप ही का जवाब है। 76 और अब 89। और मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि 26 में जनवरी से लेके आज तक 14 फरवरी तक जब तक यहाँ का दिया हुआ है 13 मृत्यु मेरे यहाँ हो चुकी है। ये आपके जवाब में ही आया है। तो इतनी ज्यादा अगर बढ़ रही है तो इसके स्पेसिफिक कारण क्या है अकलतरा विधानसभा में कि ज्यादा मृत्यु लगातार तुलनात्मक तौर पर बढ़ती जा रही है। ये जवाब में जैसे आपने कहा कि कम हुई है, 24 और 25 में मेरे यहाँ वृद्धि है। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो उत्तर दिया वो पूरे प्रदेश स्तर का था। प्रदेश स्तर में जो डेथ रेशो है वो कम हुआ है और जहां तक आपने जो जानकारी मांगी है तो उसमें मैंने उपलब्ध कराया है और इसके लिए लगातार हमारी कोशिशें जारी है। लगातार हमारे विभाग के माध्यम से जन जागरूकता के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर यातायात प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो रहा है, हेलमेट रैली निकाली जा रही है, जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, नुक्कड़ नाटक, अनेक प्रकार से ऐसे कार्यक्रम हमारे सरकार के माध्यम से। आपके जवाब में जो आया है आदरणीय मंत्री जी कि जैसे आपने कहा कि कम हो रही है लेकिन अकलतरा में हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है तुलनात्मक, ये आपके जवाब में ही है। मेरा आपने जैसा कहा, आपके जवाब में आया कि हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव और बाकी चीजों में कर रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये है कि इस दौरान कितने हेवी वाहनों पर और कितने छोटे लाइट मोटर व्हीकल्स पर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई करी है, ये स्पेसिफिकली। और एक सवाल और है मेरा। माननीय सभापति महोदय,
मेरे पास में पूरी जो जानकारी है उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव का और हैवी व्हीकल का इसकी जानकारी भी वर्तमान में इसमें उपलब्ध नहीं है। मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरा इसमें आपको राघवेंद्र जी मंत्री जी जो आपने भारी व्हीकल का और लाइट व्हीकल की बात की है, माननीय सभापति महोदय, ये गंभीर विषय है। एक मिनट जी जी आपने जो प्रश्न किया है ना, जी अभी आपने जो सप्लीमेंट्री पूछा तो भारी व्हीकल का और लाइट व्हीकल का है, मंत्री जी विभाग से जानकारी लेकर के आपको उपलब्ध करा देंगे। सभापति महोदय, मेरा एक ये स्पेसिफिक गंभीर सवाल विषय है, माननीय सभापति है। महोदय। एक मिनट भैया, मेरा इसमें एक स्पेसिफिक सवाल है। जैसे इसमें जवाब में आया कि हमने कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा इसमें नहीं आया है कि हम कितनी कार्रवाई हैवी व्हीकल्स पे मंत्री जी और कितनी कार्रवाई लाइट मोटर व्हीकल्स पे कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है कि सड़क सुरक्षा समिति, जिला सड़क सुरक्षा समिति और राज्य सड़क सुरक्षा समिति में ये बात गई है कि अकलतरा विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से ये सड़क मौत का आंकड़ा ज्यादा है? और दूसरा, आदरणीय मंत्री जी, जब ये आंकड़ा आप मुझे उपलब्ध कराएंगे तो कृपया इस ओर भी आपका मैं ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि 15-20 दिन पहले अकलतरा विधानसभा में 3 ट्रेलर, बहुत ही भयावह हादसा था, मैंने कल भी इस बात को कहा था, 3 ट्रेलर वहां पर आपस में भिड़े जिसमें 2 ड्राइवर्स की अंदर जलकर मौत हो गई। एक उसमें आंकड़ा ये सामने आया, उसमें एक भी हेल्पर अंदर नहीं था और उनकी फिटनेस तक नहीं थी। तो इन सारे मामलों की लगातार हम चौकी लगाकर क्या जांच करेंगे? माननीय सभापति महोदय, जो कार्रवाइयां जो की गई है उसकी संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में जितने प्रकरण बने उसमें लगभग 2024 में 6,12,000 प्रकरण बने। और अकलतरा का है सभापति महोदय। हाँ जी मंत्री जी, मेरा सवाल अकलतरा का ही और आंकड़े भी अकलतरा और जिले जांजगीर चांपा के हैं। जिले जांजगीर चांपा का लगभग 29,104 2023 में और 2024 में 39,204 और तो प्रदेश का है भाई साहब। 2025 में 41,615। ये प्रदेश का बता रहे हैं ना? नहीं, ये मेरा सवाल जांजगीर जिला और ये अकलतरा जांजगीर का बता रहा हूं मैं जी। ये जांजगीर का मैंने बताया। ये जवाब लेकिन उपलब्ध, आदरणीय आपसे मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्या जो जिला की सड़क सुरक्षा समिति है और राज्य की समिति जो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी हुई है, क्या इसमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से ये डेथ का रेशियो अकलतरा विधानसभा में ज्यादा है? बड़ा बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है कि वहां पर ट्रामा सेंटर या फिर जो सुविधा होनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग उसमें लगातार कोशिश कर रहा है। जांजगीर में अभी मेडिकल कॉलेज भी वहां पर बन रहा है, 357 करोड़ का लगभग वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है पूरे। और राज्य की जो सड़क सुरक्षा समिति है उसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में ही होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना जी। राज्य में जो हमारे कहते हैं यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो बैठकें होती है और उसमें लगातार, चाहे वो जिला कलेक्टर के माध्यम से हो या सांसद के माध्यम से हो, उसकी बैठकें भी नियमित रूप से हो ही रही है और उसके माध्यम से जो भी दिशा निर्देश हमको करना है, जिसके तहत में हमारा जो सड़क में जितनी भी दुर्घटना होती है उसमें कैसे कमी लाई जाए, उसके लिए लगातार मेरा स्पेसिफिक सवाल है सभापति महोदय। आदरणीय मंत्री जी, क्या आप ये निर्देशित करेंगे कि बड़े वाहनों पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो समझ में आ रहा है कि नहीं हो रही है, आप वहां पर स्पेशल अभियान चलाकर, चूंकि अकलतरा विधानसभा में वृद्धि हो रही है मौत में, क्या आप ये आश्वासन देंगे कि वहां पर त्वरित चेकिंग लगातार करी जाए, कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन वहां पर किया जाए कि हमारी चेकिंग तुरंत स्टार्ट हो जाए? और दूसरा, जो जिला समिति से राज्य में आया है उसको आप त्वरित कंसिडरेशन में लाएंगे क्या, अगर ट्रॉमा सेंटर और बाईपास की बात आ रही है? बस ये 3 मेरे स्पेसिफिक आपसे आश्वासन की मांग है। बाईपास के संदर्भ में तो कल माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है आपको और आप उससे बहुत वो भी हैं और आपको तो धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने उसके लिए कहा है। और जहां यदि आप बाकी चीजों की बात करें, जिला स्तर की टीम ने क्या प्रस्ताव भेजा है तो उसके प्रस्ताव के आधार पर उस पर अपन चिंतन करेंगे।
मंत्री जी, जो मैंने बताया कि लगातार ज्यादा हमारे यहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव और इसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या स्पेशल अभियान अकलतरा विधानसभा में, क्योंकि दिख रहा है कि मौतें हमारे यहाँ ज्यादा हो रही हैं। अभी जनवरी से अभी 14 फरवरी तक लगभग 13 लोग मर चुके हैं, तो क्या स्पेशल अभियान वहां पर चलाया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही बताया कि किस तरीके से हम जांजगीर क्षेत्र में लगातार जो अपने जांजगीर क्षेत्र में जो जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, और आपसे भी आग्रह है कि उस जागरूकता अभियान में और किस तरीके से और भी बहुत सारी चीजों पे मैंने पहले कहा कि हेलमेट रैली और अन्य जो हमारे मंत्री जी, नुक्कड़ इतना आप नाटक और निर्देशित, इस तरीके से जो हम जन जागरूकता एक निवेदन है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस पे आप ये तो निर्देशित कर दें कि त्वरित जिला स्तर पर एक वहां पर एक मीटिंग की जाए, जिसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाकर त्वरित आप उनको आदेश दीजिए कि जो भी वहां पर सुझाव आते हैं जिससे मौतें रुक सकती हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इतना तो आप आश्वासन कम से कम उन लोगों को निर्देशित कर दें, जिला प्रशासन को, क्योंकि हमारे यहां मौत में वृद्धि लगातार हो रही है। अकलतरा विधानसभा स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। आप जनवरी से लेकर अभी तक देखें महोदय, लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो वहां पर ये जितने चलाए जा रहे हैं अभियान, ये शायद काफी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसको स्पेशली दिखवा लूंगा सभापति महोदय। वहां पर हमारे गृह विभाग के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से जो भी संभव होगा यथासंभव कोशिश की जाएगी कि वहां की व्यवस्था को हम सुदृढ़ करें। वहां के यातायात व्यवस्था, वहां पर जिस तरीके से भी यदि कोई ऐसा स्पॉट जहां पर लगातार घटना घटित हो रही है तो उसको भी चिन्हांकित करके वहां पर उसका निराकरण करेंगे। आप एक उनको आदेशित कर दें कि जल्द से जल्द उस बैठक को वो बुला लें। ठीक है माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न। बिल्कुल उसकी बैठक करवा लेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय भाई हम सभापति, एक दुर्घटना मिनट। जगह क्षेत्र माननीय को सभापति महोदय, देखो प्रश्न काल में माननीय सभापति सभी पूछना महोदय। चाहते हैं, संभव नहीं होगा। बाकी माननीय सदस्यों सभापति को भी महोदय। प्रश्न लगा हुआ है। जिले का ही मामला था। माननीय सभापति महोदय, एक अजय को दे दिया है, सबके तरफ से पूछ लेंगे वो। आप एक मिनट। पूछेंगे। माननीय सभापति महोदय, जांजगीर जिला की ओर से माननीय सभापति मोहन महोदय, जी को दे देंगे तो सबके तरफ से आप पूछ लेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा प्रश्न आपसे, उस दिन मेरा ध्यानाकर्षण लगा था सड़क दुर्घटना में तो परिवहन विभाग में लगा था। देखो आज प्रश्न सड़क- मेरे से है कि मंत्री जी से है? आप व्यवस्था देंगे इसमें, क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं प्रश्न काल में। आज सड़क दुर्घटना में प्रश्न लगा है गृह विभाग में, कार्य आवंटन नियम शासन का तो कुछ होगा। एक मेरा विषय था स्मार्ट सिटी में, उसमें यह लिखा था कि सड़क दुर्घटना के लिए अंतर विभागीय समिति बनी है। मेरा यह कहना है माननीय कि मैं 3-4 प्रश्न मैं हर सत्र में करता हूं, आउटसोर्सिंग में, इसमें 2-4 और विषय हैं जो मेरे स्थायी विषय हैं। अब यह बताइए कि ये इसके लिए जिम्मेदार है कौन? इसमें आप व्यवस्था दीजिए कि सरकार तीनों विभाग मिला के इसको रोकने के लिए काम करे, क्योंकि इसी सत्र में अलग अलग उत्तर आए। आपने परिवहन के विभाग में इसी सत्र में उत्तर दिया सड़क दुर्घटना में। अभी स्थानीय शासन में सड़क दुर्घटना में ही प्रश्न लगा। स्मार्ट सिटी माने स्थानीय शासन के चर्चा में अंतर विभागीय समिति बनी है, यह उत्तर आया है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आपकी ओर से शासन को कोई ना कोई निर्देश आए। यह एक बहुत गंभीर मानवीय मामला है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हो रही है, गंभीरता है, इसके लिए कोई आप निर्देश दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया, माननीय सदस्य ने अकलतरा की जानकारी चाहिए और पूरे दूसरी बात अपने बोला हूं, विधानसभा आपसे की, नहीं तो बोला उसकी मैं, संदर्भ इसी में सत्र जानकारी की किया है। घटना माननीय बताया। सदस्य को यदि कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन यदि ये कहें कि परिवहन विभाग का की दृष्टि से, तो परिवहन विभाग भी कार्य इसको काम करता आवंटन किसका है और कौन सा विभाग जिम्मेदार है? आप ही उत्तर दिए थे परिवहन मंत्री के तौर पर इसी सत्र में सड़क दुर्घटना में। अभी सड़क दुर्घटना गृह विभाग में लगी है। स्मार्ट सिटी की चर्चा मैंने बताई आपको कि अंतर विभागीय समिति बनी है इसके लिए। मानवीय दुर्घटना रोकनी, आप संवेदनशील हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, मंत्री जी इसके को लिए उत्तर आने आप दीजिए। बोलिए कुछ। माननीय सभापति महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार हमारा जो कहते हैं इसके दृष्टि से जो जन जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं और इन्फोर्समेंट को किस तरीके से हम और ज्यादा कल तेजी लाएं, इसके लिए भी लगातार हमारी कोशिश है। प्रवर्तन के माध्यम से ही हम इस घटना को हम रोक सकते हैं और उसके दृष्टि से हम डॉक्टर चरणदास महंत जी, सभी विभाग सरकार करेगी, पूरा सभी विभाग मिलकर करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री है, परिवहन भी उनके पास है, आज जवाब गृह मंत्री जी का दे रहे हैं, आप भरोसा रखिए उनके ऊपर। तो आज तो परिवहन विभाग में छोटी गाड़ी पहले आई और उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं।
सड़क दुर्घटना विशेष करके अकलतरा के क्षेत्र में जो बढ़ रही हैं, उसके कारण मौतें ज्यादा हो रही हैं, ये मुख्य बिंदु है सर। और आपने ही अपने मन से कहा है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये खुल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में वो काफी लगातार विकास हो रहा है, चाहे वो चांपा हो, अकलतरा हो, शक्ति हो, जांजगीर हो। तो यहाँ अब जब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो उसमें क्रिटिकल केयर यूनिट आप स्वीकृत करा दें, क्योंकि आप भी आपके सहयोगी हैं और सड़क दुर्घटना की जो मीटिंग होती है वहाँ पर उसके आप मेंबर हैं। तो वहाँ क्रिटिकल केयर यूनिट और ट्रामा सेंटर लगा दिया जाए, बन जाए, ताकि मौतें कम हो, जल्दी से जल्दी इलाज पा सके। ये मेरा कहना है। ये सुझाव देंगे क्या आप अपने? श्रीमती लता हुसैन जी। मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहे बोल लीजिए। नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव अच्छा है और उस पर अपन मनन करेंगे सभापति महोदय। श्रीमती लता हुसैन जी। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने के लिए, नए खोलने के लिए माननीय मंत्री जी को जनप्रतिनिधियों का कोई आवेदन या प्राप्त हुआ है क्या? माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले के अंतर्गत समय समय पर कई जनप्रतिनिधियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विभाग परीक्षण कराकर अपनी उपलब्धता के अनुसार उसमें समय समय पर खोलती है। और इन 2 सालों में हम लोगों ने सुदृढ़ीकरण किया भी है। वैसे उसके जो कई मानक होते हैं माननीय सभापति महोदय, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जनसंख्या का मानक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो सभी पैरामीटर पर होने पर उसको विभाग जो है प्रस्तावित करती है और जैसे ही उसकी उपलब्धता होता है तो या तो भारत सरकार से या राज्य सरकार की ओर से खोले जाते हैं। ये इसलिए पूछ रही थी माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा हमको आवेदन प्राप्त हुआ था, सिर्फ एक लाइन नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि बाकी लोगों का आवेदन मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया था। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज और जानना चाहूंगी। अगर किसी जिले में स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम होता है तो उसको स्वास्थ्य विभाग के उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और निर्देशित करने के लिए कौन कौन सक्षम अधिकारी होते हैं? माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यक्रम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम होते हैं उसको NHM विभाग संचालित करता है, जो और इसके बाद जो राज्य स्तर के जो कार्यक्रम हैं उसको डायरेक्टर हेल्थ के माध्यम से वो संचालित होती हैं और वहां से निर्देशित करके उसके मुख्य रूप से जिला में जो CMHO हमारे होते हैं वो नोडल होते हैं और उनके माध्यम से नीचे तक के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है। मौखिक भी निर्देशित होते हैं या फिर सिर्फ पूरे लिखित में ऑर्डर निकाला जाता है? कई बार मौखिक भी देखिए, कुछ जो सामान्य कार्यक्रम हैं जो रूटीन में हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस करना है तो उसको लिखित भी देते हैं और लिखित नहीं पहुंच पाए तो सामान्य रूप से मौखिक भी पहुंच जाते हैं। और बाकी जो प्रमुख कार्यक्रम है वो लिखित में ही जारी होते हैं और उसका कैलेंडर बना होता है। माननीय सभापति महोदय, आपका एक प्रश्न मेरा है कि जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं हमारे जिले में उसमें भुगतान के विषय में मैंने जानकारी चाहा। माननीय मंत्री जी ने ये जानकारी दिया है कि किसी भी तरह का भुगतान शेष नहीं है, पर माननीय सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम हुआ है और भुगतान शेष है, इसकी जानकारी मेरे पास है। माननीय मंत्री जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपके मौखिक आदेश पे भी, आपके अमला के द्वारा मौखिक आदेश पे भी हुआ है, लिखित वर्क ऑर्डर पे भी हुआ है, लेकिन भुगतान नहीं है।
उसके तथ्य मेरे पास हैं। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में जो वैसे तो 1157 कार्यक्रम हुए, तो मतलब सभी संस्थावार करके, और उसमें कुछ में तो हॉस्पिटल में ही बैठकर अपना कार्यक्रम हो जाते हैं, कुछ जगह टेंट और अन्य सुविधाएं करनी पड़ती हैं। तो उस दृष्टि से कुल 4,57,000 रुपए का कार्य हुए हैं, उसमें भुगतान काम हुए हैं और भुगतान पूरा कर दिया गया है। किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। यदि माननीय सदस्य महोदया के पास कोई ऐसी जानकारी है कि यदि कार्यक्रम कराया गया है उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से उसको परीक्षण कराऊंगा और अगर उसने कार्यक्रम किया होगा तो उसकी भुगतान हम सुनिश्चित करेंगे। दोनों चीजें हैं माननीय मंत्री महोदय, एक तो मौखिक आदेश भी दिया गया है और वर्क ऑर्डर पे भी है। तो आप क्या मौखिक आदेश का भी भुगतान कराएंगे और या फिर वर्क ऑर्डर जो मिला है उसका भी कराएंगे? क्योंकि कभी इस प्रश्न में है कि जो मौखिक है, जो लिखित में है, हम उसी का ही भुगतान करेंगे। ऐसे आपके कई बार ये विषय प्रश्न आता है, तो मैं दोनों चीज चाह रही हूँ। मौखिक निर्देश पे भी कई कार्यक्रम हुए हैं और लिखित पे भी हुए हैं, तो आप दोनों का भुगतान करवाएंगे क्या? और किस सक्षम अधिकारी के समक्ष बैठकर इस भुगतान को करवाएंगे, किसके उस पे करवाएंगे, ये भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, आप भी जानती हैं कि मौखिक का कोई उसमें सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी हिसाब किताब में कोई स्थान नहीं होता है। यदि लिखित में वर्क ऑर्डर हुआ है, काम हुए हैं, तो आप मुझे दीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भुगतान मैं सुनिश्चित कराऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसके भी पेपर हैं। माननीय मंत्री जी का जो अमला है उसने मौखिक निर्देश पे कार्यक्रम कराए हैं और उसका भुगतान भी किया है। तो जब आप पहले कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, मौखिक यदि उसने निर्देश दिया होगा, वैसे मौखिक का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, लेकिन यदि मौखिक में भी अर्जेंटली कोई कार्यक्रम आया होगा, कराया होगा, तो जो मौखिक आदेश दिया होगा वो यदि हमारे पास जिनाइन दस्तावेजों के साथ कार्यक्रम की पूरी उसकी पुष्टि के साथ भेजता है कि कार्यक्रम हुआ है, तो उस पर विभाग विचार करेगी। नहीं, विचार की बात नहीं है माननीय सभापति महोदय। ये बार बार पिछले प्रश्न में भी आपने कहा था, पिछले बार भी जब इस सदन में प्रश्न आया था, आपने कहा था कि 1 महीने के भीतर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा। आज 9 महीने हो गए माननीय मंत्री जी। मेरा ये कहने का मतलब है, ना मुझे कोई जानकारी भी नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने, आपके अमला ने, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसपे मौखिक सूचना पे कार्यक्रम करने के बाद जिसमें हम लोग भी उपस्थित रहते हैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहती कि आपके अमला ही कार्यक्रम आपका कर लेता है, उसमें आपने कई बिल का भुगतान हो जाता है, कई बिल का नहीं होता है। फिर क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव, क्यों इस तरह से विषय आते? या तो आप पूरा कराएं या फिर नहीं कराना है तो मत कराएं। आप इस सदन में इस तरह से जवाब देंगे तो बाहर अलग जवाब रहेगा। ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि उचित है। माननीय सभापति जी, ये वरिष्ठ नेत्री है और पूर्व मंत्री भी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उनका सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग का क्या सुनवाई होगा? और छत्तीसगढ़ का जनता का क्या मोर्चा होगा? अब चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई अरे पूरा तो होने मीटिंग दो में नहीं दादी, बुलाया जाता, उसके ये बाद सरकार बोलना। किधर चल रहा है? दादी, पूरा हो जाने दो। बहुत अच्छा पूछ रही हो, इतना अच्छा पॉइंटेड पूछना सीखो 5 बार के आप भी हो, समझे? अरे पूरा पूछ तो लेने दो, फिर बोलना आप। यही तो बात है हम लोग दादी। तो इसलिए दर्द है। मंत्री जी, दादी का सुनवाई न्यायालय में होगा। माननीय सभापति जी, चूंकि माननीय सदस्य महोदया ने खुद ही कहा है कि मौखिक आदेश, और आप सभी जानते हैं कि मौखिक आदेश का authentic रूप सभापति से महोदय, मैं ये मौखिक कहना में- चाह रही हूँ कि पिछले बार आपके अमला ने भुगतान किया है, तो क्या एक बार करेंगे, नहीं करेंगे? विश्वास में अगर लोगों ने काम कर दिया आपके अमला पे कहने पे, तो ये दो तरह की चीजें किस आधार पे पालन हो रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ माननीय सभापति महोदय। जिसने वर्क किया तो वो तो किया, और आपके पुराने पिछले प्रश्नों के साथ भी आपने एक अतारांकित प्रश्न मैंने लगा, अतारांकित में मेरा प्रश्न आया है माननीय सभापति महोदय, उसमें भी पिछले बार के विषय के सब्जेक्ट इसी तरह के थे माननीय सभापति महोदय। आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई, और अभी फिर माननीय मंत्री जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मौखिक आदेश का कोई, लेकिन आपके पहले भुगतान आपके अधिकारियों ने किया है, तो कुछ का करेंगे और कुछ का नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अधिकारियों के द्वारा ही इस तरह की गति। और सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पे अभी मुझे बताया कि निरंक है, और मैं ये तथ्य दे रही हूँ कि निरंक नहीं है,
तो आप उस अमला जिसने आपको ये जानकारी दिया है, आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि नीचे के लोग आपको दे रहे हैं, आप वो यहाँ पे सदन में बता रहे हैं। तो अगर जिन लोगों ने इस तरह की हरकत लगातार आपके साथ कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, 1.5-2 साल के अंदर से लगातार गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनको आप संरक्षण देते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, आश्वासन चाहूंगी इस सदन से, अगर मौखिक हो चाहे लिखित हो, अगर वर्क हुआ है, काम हुआ है, फुटेज है, फोटो है, आश्वासन चाहिए कि भुगतान कराना? नहीं, भुगतान चाहिए माननीय सभापति महोदय, और लिखित सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। मंत्री जी, पूरा ऐसा आश्वासन जो पूरा हो। पता चल रहा है हमको अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा कहीं। मंत्री जी सुनिश्चित करें ना उसको, बार बार माननीय सदस्य का जो प्रश्न है। सभापति महोदय, ये पूरा क्लियर है कि यदि कोई वर्क ऑर्डर दिया गया है और भुगतान नहीं हुआ है तो मैं बड़े जिम्मेदारी से, मुझे अभी आप दे देंगे और मैं उसको भुगतान कराऊंगा। लेकिन मैंने दूसरा पहलू ये भी बोला कि मौखिक भी दिए हैं, कभी मौखिक भी यदि दिए हैं और वाकई में उसने काम किया है, इस बात की पुष्टि विभाग भेजता है, तो हम उसको कार्योत्तर अनुमति देकर उसको भी भुगतान करा देंगे। इससे और लिबरल जवाब क्या हो सकता है? प्रबोध बेंच। माननीय सभापति महोदय, कब तक कराएंगे ये जानकारी मुझे चाहिए, क्योंकि 1-1 साल इंतजार हमने पिछले प्रश्न के लिए भी किया है और आगे भी इस तरह से ना हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कब तक कराएंगे, समय सीमा बताएं माननीय मंत्री। देखिए, अभी तो अब हो सकता है कि मार्च में न हो, क्योंकि वित्तीय उसके चलते 15 मार्च के बाद भुगतान कर पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज हो तो आज ही मुझे इस प्रश्नकाल के बाद दे देंगे, तो मैं उसका वो परीक्षण भी करा लूंगा और वाकई में देनदारी होगा तो उसको नए वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द हम माननीय सभापति महोदय जी, जो लोग लगातार सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं, पर्याप्त आ गए। नहीं माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी आ गए, आप डॉक्यूमेंट दीजिए ना, भुगतान की भी बात आ गई है। जो अधिकारी लगातार सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए माननीय सभापति महोदय। उनको तो एक्सटेंशन मिल रहा है माननीय सभापति, गलत जानकारी, असत्य जानकारी दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? दी जा रही है माननीय सभापति जी, गलत जानकारी देने का उसकी भी एक नियम प्रक्रिया है, उसमें बिल्कुल जो होगा वो तो आपके माध्यम से। प्रबोध मिंज, ये तो पिछले बार भी आपने समय मांगा था, पिछले बार भी सदन में आपने कहा था हम नोटिस भेजेंगे, 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी, लेकिन ये 9 महीने हो गए माननीय सभापति महोदय जी, नोटिस का जवाब क्या आया हमको नहीं पता है। भाई 9 महीने नहीं, अगले साल फिर सत्र चालू होगा, 1 साल बाद भी वही स्थिति रहेगी। यदि प्रूफ नहीं होगा तो कैसे पैसा देंगे? अच्छा, ये आपने स्वीकार किया है माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि दोषी अधिकारियों का एक जांच रिपोर्ट हमारे पास आया था, उसके आधार पे आपने स्वीकार किया था कि हम अधिकारियों को नोटिस दिए हैं, नोटिस का जवाब आ जाएगा, फिर हम कार्रवाई किए। जो तथ्य तो आपके पास था माननीय मंत्री जी। नहीं, उसमें जो जांच में जो पाया गया उसके आधार पर हमने कार्रवाई कर दिया है और जो भी रिपोर्ट में आते हैं, चूंकि जांच क्या कार्रवाई हुई है मुझे भी जानने का, विधायक के नाते तो इतना तो उसको मैं अलग से आपको बता भी दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से वो नहीं है। सदन में रख दीजिए माननीय मंत्री जी, सदन में रख दे ताकि बाकी सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो। माननीय सभापति महोदय, और तारीख भी माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त आ गया है, बहुत लंबा माननीय सदस्यों का प्रश्न है, समय आप देखिए। प्रश्न से अलग बोल रहा हूँ, लगातार ये हो रहा है कि हर माननीय सभापति महोदय बोलो, मंत्री जी सुनिश्चित करे उसको, जवाब सही नहीं आ रहा है। प्रमोद भी उसको व्यवस्था दे दीजिए, उसको प्रताड़ित करिए। हर विधायक लगातार हर मंत्री यही कह रहा है, माननीय सभापति गलत जवाब आ रहा है, हर बार गलत जवाब आता है। नहीं करते सभापति महोदय, सभापति महोदय हर गलत जवाब आता है। पहले कि मेरे वन विभाग के जवाब में सभापति महोदय गलत जवाब आते हैं, यही हो रहा है। सभापति महोदय माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से था। सरगुजा जिले में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें कितने कार्यरत हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने पदस्थ हैं, उसकी जानकारी उन्होंने प्रपत्र अ में दिया है। पुस्तकालय में जरूर कहा गया था ऐसे जवाब में, अब वो मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं इसमें माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, जो इसमें स्वीकृत पद है
और उसमें भरे पद है, उसमें आधे से ज्यादा पद रिक्त बताए गए। तो वो जो रिक्त पद हैं वो बहुत समय से रिक्त पद हैं और वो स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत पहले से स्वीकृत हुए हैं, कार्यरत हैं। तो उसमें कब तक उन पदों पर भर्ती कर पाएंगे या कब तक भर्ती करेंगे उस पर? माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र और सरगुजा जिले के जो पद हैं उनके संदर्भ में पूछा है। हमने जानकारी तो दे दिया है माननीय सदस्य को। और हमारी भर्ती प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय वो एक एनएचएम से हम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी रेगुलर भर्ती भी करते हैं। तो अभी भर्ती प्रक्रिया हमारी 525 पदों पर अभी चल रही है, जिसमें नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं और अटेंडर हैं, ऐसे करके। तो उसकी अभी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो उसमें जो उस क्षेत्र के लिए आवंटित होंगे उसको करेंगे और एनएचएम से हमारी लगातार भर्ती प्रक्रिया होती है और जैसे जैसे रिक्त पद होते हैं हम भर्ती प्रक्रिया करते हैं। समय सीमा निश्चित बताया जाना संभव नहीं है, परंतु प्रयास होगा कि हम अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रियाओं को, रिक्त स्थानों को भरेंगे। माननीय मंत्री जी से मैं पुनः जानना चाहूंगा कि आपने जवाब में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया निरंतर होती है, जारी है और भर्ती की प्रक्रिया में इतने पद हो रहे हैं, इसको भरेंगे। मैं इसमें पुनः ये जानना चाहूंगा कि जो आप भर्ती की प्रक्रिया निकालते हैं वो एक साथ पूरे प्रदेश के लिए सभी पदों के लिए निकालते हैं क्या? केंद्र वाइज और वहां जो स्वीकृत पद हैं उसके अनुरूप में आप स्वीकृति जारी करते हैं या वो निकालते हैं विज्ञापन, या सामूहिक निकालते हैं? देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया है, स्वीकृत पद जो होते हैं उसके विरुद्ध में हमको जितने भी वित्त से अनुमति मिलता है पदों को भरने का, उस अनुपात में करते हैं। 100% की भर्ती कभी भी नहीं होती, क्योंकि कुछ हमारे अनुकंपा के लिए भी रखने होते हैं, कुछ प्रमोशन के लिए भी रखने होते हैं। तो इस दृष्टि से भर्ती प्रक्रिया उसमें 2 प्रकार की होती हैं। जो जिला कैडर के जो जैसे एनएचएम के हैं वो डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, स्टेट कैडर के हैं वो स्टेट से होते हैं और बाकी अधिकांश भर्ती परीक्षाएं हमारी पीएससी के माध्यम से और व्यापम के माध्यम से की जाती हैं और प्रक्रियाएं चालू भी हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए सवाल पूछा क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सरगुजा जैसे क्षेत्र में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो ग्रामीण अंचलों में है, दूर में, वहां कोई जाने को तैयार नहीं होता और जो भर्तियां होती है शहरों में भर्ती कर दिए जाते हैं। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्या वो स्वीकृत जो केंद्र है उन केंद्र के हिसाब से जी नर्सिंग की स्टाफ के मामला है, टेक्नीशियन का मामला है, डॉक्टरों का मामला है, क्या केंद्र के हिसाब से विज्ञापन जारी करके आप उसमें भर्ती करेंगे क्या? ताकि जो भर्तियां होंगी तो उसमें सीधे वहां लोग अपॉइंट कर पाएंगे, जो वहां जाना चाहता है वही उसमें भाग लेगा, उसके लिए आवेदन करेगा। मैं जानना चाहता हूं आप उसमें करेंगे क्या? देखिए, केंद्रवार, माननीय सभापति महोदय, केंद्रवार भर्ती किया जाना संभव नहीं है और व्यवहारिक स्तर पर वो संभव हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्र जो पीएससी तक हैं और उससे नीचे जाएंगे तो हमारे पास 5500 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया तो संभव नहीं है, हम उसको एकजाई ही करते हैं। परंतु मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य जी को कि आपके क्षेत्र में पदों की संख्या कम जरूर है, परंतु उतनी कम नहीं है। जैसे आपका लुंड्रा क्षेत्र है, मैन पार्ट है, लखनपुर है, लगभग 75 से 80% तक पद भरे हुए हैं। उसमें सिर्फ वही खाली हैं जैसे स्पेशलिस्ट हैं। तो पूरे प्रदेश में कमी है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ताकि स्पेशलिस्ट की भी भर्ती हो पाए। माननीय मंत्री जी, आपने जो सूची उपलब्ध कराया है उसमें मेरे पास आपकी सूची है, आप भी देख लें। जितने पद की स्वीकृति है उसके अनुरूप में आपने जो कार्यरत बताया है, उस कार्यरत में सैकड़ों जगह में 000 लिखा हुआ और आप कह रहे हैं कि बहुत जगह पे भर्ती कर दिया गया है, अनुमान मतलब 80% भर्ती। मैं कहना चाहूंगा कि 50% से भी ज्यादा पद वहां रिक्त है। और दूसरी एक चीज और है माननीय सभापति जी, जो आपने कार्यरत और भरे पदों की यहाँ जानकारी दी है, उसमें जो कार्यरत पद में आपने जानकारी दी है वो उसमें, और आगे मैंने पूछा था कि उसमें कितने लोगों को संलग्न किया गया है। तो जो पद आप भरे हुए बता रहे हैं वो सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 19 लोग और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 लोग, ये शहरी क्षेत्रों में संलग्न करके रखे गए और आपके सूची में भरे पद में बताए जा रहे हैं।
तो ये रिक्त पद की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो आप इसमें भी गौर करेंगे और इसको भी ठीक कराएंगे जो जानकारी आई है। और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो आप अटैच किए हैं, संलग्नीकरण किए हैं, उस संलग्नीकरण का नियम क्या है? क्यों संलग्नीकरण किया जाता है और किसको अधिकार है संलग्न करने का? माननीय सभापति महोदय, संलग्नीकरण के कोई नियम नहीं है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी आवश्यकता अनुसार संलग्नीकरण करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट में ड्यूटी करना है, वहां सेटअप नहीं है तो एक करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय में कहीं करना है, वहां करना पड़ता है। और ऐसी हमारे अन्य संस्थानों में भी करना पड़ता है, वो भी करते हैं। कभी कभी कहीं बहुत ज्यादा फुटफॉल है आप बढ़िया ना और माननीय मंत्री जी, आप केवल ये बता दीजिए, नियम को बता दिए, आप नियम में मत जाओ। आपके यहाँ नहीं है, अटैचमेंट में है, संलग्नीकरण नहीं, में माननीय है। सभापति, आपको उपलब्ध हो जाए वो पूछ लीजिए। नहीं, संलग्नीकरण इसका मतलब कि मैं भी संलग्नीकरण कर सकता हूं, कोई नियम नहीं है तो कुछ तो नियम होगा। कैसे संलग्न करेंगे? कौन करेगा, संलग्न करेगा इसको? हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम सभापति जी, माननीय मंत्री जी से, जितने भी आपने संलग्नीकरण किया है वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों से, मेरे ग्रामीण क्षेत्र से आप शहरों में संलग्नीकरण कर दिए। तो संलग्नीकरण क्या जनता के लिए होता है कि जो कर्मचारी उनकी सुविधा के लिए होता? देखिए, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूं, मुझे समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से अटैच हो गए होंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें परीक्षण करा के जो भी ऐसे अति आवश्यक नहीं हो उनको, जो आपने 18 और 28 बताया है, उन सभी का परीक्षण करा के मैं 15 दिन के अंदर, अगर अनावश्यक रूप से अगर संलग्नीकरण हुए हैं तो उन सबको निरस्त करके फिर से आवश्यकता अनुसार जो होगा, कुछ मैं देख रहा था उसमें कि कुछ अति आवश्यक थे तो करना होगा। और जब करना होगा तो जैसा आप बोल रहे थे नियम, तो नियम ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यदि ब्लॉक लेवल अधिकारी को करना है अटैचमेंट तो ऊपर के सीएमएचओ से लेगा, सीएमएचओ को करना है तो जेडी से एक बार अनुमोदन लेगा, और जेडी को भी करना है तो या तो कलेक्टर या डायरेक्टर हेल्थ या एमडी एनएचएम से, जो एनएचएम को होगा तो लेगा, तभी करें। ऐसा मैं आपको पूरे प्रदेश के लिए नहीं, माननीय मंत्री जी, मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि जो जिन केंद्रों से शहरों में उनको अटैच किया गया है और वहीं पर भी और दूसरे लोगों को भी अटैच कर दिया गया, तो जब वहां से हटाना ही था दूसरी जगह व्यवस्था में, तो वहां फिर क्यों भर्ती किया गया? तो ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और किसी विशेष लोगों को लाभान्वित करने के लिए किसी अधिकारियों के द्वारा ऐसा काम कर दिया गया है, तो सारे उसको निरस्त करके पुनः इसको पुनर्विचार करेंगे क्या? सभापति महोदय जी, छोटा सा इसमें मेरा प्रश्न। 1 मिनट, इसको जवाब दे। हाँ, मैं सारे संलग्नीकरण को समाप्त करने का निर्देश करता हूं और फिर से घोषणा करता हूं, हमारे अधिकारियों को निर्देश और यहां घोषणा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं पूरे संलग्नीकरण को हमारे जो जितने भी पीएचसी, सीएचसी, सब हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनमें जो अटैच हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल संस्थानों में है, जिससे अब आप लोग विधायक के लोगों के पास, कई लोगों के पास अटैचमेंट होंगे तो प्रक्रियाओं के तहत है, लेकिन जो हॉस्पिटलों में इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में हो गए हों या जहां आवश्यकता नहीं है, तो पूरे को अटैचमेंट एक बार करने का मैं घोषणा करता हूं, और इसका पालन अति शीघ्र करते हुए आपको इसकी हम प्रबोध जी, आपको हम आपके विधानसभा श्री अजय चंद्राकर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक ही मिनट। माननीय प्रदेश को उन्होंने निरस्त कर दिया। माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न और था छोटा सा, एक प्रश्न आपको धन्यवाद भी दूंगा। आपने पिछले बार में हमारे 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए थे, परंतु भवन उसके लिए स्वीकृत नहीं है। इसकी स्वीकृति कब तक दे देंगे माननीय मंत्री जी? इसको शीघ्र ही हम लोग उसको भवन के लिए प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेज रहे हैं एनएचएम से, उसमें आपका भी प्राथमिकता से शामिल करके हम भेजेंगे। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक ही मिनट में। अरे यार, मैं भी एक ही मिनट लूंगा, बस, ज्यादा नहीं। पूर्व में भी अटैचमेंट के वापस करने के लिए शासन का आदेश है, लेकिन उसकी पालन नहीं हुआ। ये घोषणा फिर वैसे इतनी हो जाएगा, जो घोषणा कर रहे हैं वो तो शासन के आदेश में पूर्व से है। नहीं, मैं लेट आया हूं, लेकिन बात मैं समझ चुका हूं। आज आप जो घोषणा कर रहे हैं वो तो पूर्व से शासन के आदेश में है,
उस आदेश का तो पालन ही नहीं हुआ। फिर ऐसे आदेश मत हो जिसका पालन ना हो, ये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी। अजय चंद्र। गुरुजी, आदरणीय गुरुदेव, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे। माननीय गुरुजी तैयार है, तैयारी से आए हैं, आप बड़े पूछो छोटा पूछो सबका जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो है पूरे देश का आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है आजकल। मैं माननीय प्रश्न पूछते हैं तो आपको कुछ बात ध्यान आकर्षित करवा देता हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि उत्तर में आपने बताया है 171 संस्थान है और आपने भुगतान किया है 184 को। ये एक देख लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं कोई सर्वे नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि जो आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसके पेज नंबर 27 को आप पढ़ लीजिएगा। उस सर्वे में है कि प्रदेश में सिर्फ 3% लोग स्किल्ड हैं, 97% लोग अनस्किल्ड है। आप कह रहे हैं कि स्किल के सर्वे करने का कोई नियम प्रक्रिया नहीं है। आपने ही दस्तावेज इस सदन में पटल में रखा, उसके पेज नंबर 27 में है कि 3% लोग भर स्किल्ड हैं। अब आप ये बता दीजिए गुरुदेव, यदि नहीं है पूछ लेता हूं फिर, आप सिलेक्शन कैसे करते हैं कि साहब इसको स्किल करना है, और आपके जो स्किल के प्रोग्राम है वो आवासीय है गैर आवासीय? माननीय सभापति महोदय, जो टारगेट हमें मिलते हैं भारत सरकार के द्वारा स्किल के लिए, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं और इसमें क्षेत्र वाइज हम लोग स्किल गैपिंग एनालिसिस करते हैं। जो हमारे क्षेत्र वाइज में जिस प्रकार कार्य योजना हम तैयार करते हैं जिलों में, और जिलों में तैयार करने के बाद उद्योगों को हम आमंत्रित करते हैं, संस्थानों को आमंत्रित करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, उनके डिमांड बेस्ड जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप ये बता दो, चलो छोड़ो सबको, इसको सुधारने की जरूरत है। आपके सिलेक्शन को, आपके स्किल के, आपके ट्रेड को, जिन चीजों की बाजार में डिमांड है, एक अध्ययन जैसे मैं बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कंपनी आप लाते हो, उनको किस तरह के लोगों की जरूरत है, वो छत्तीसगढ़ के लोग है कि नहीं है, वो ट्रेंड है कि नहीं है, ये अध्ययन की जरूरत है। एक लाइन। दूसरी बात आपको बता देता हूं, जिसको करेंगे तो ठीक है, आखिरी विषय है मेरा। भारत सरकार ने कौशल उन्नयन की नीति माननीय सभापति महोदय जारी करके पब्लिक डोमेन में डाली हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार, आपने जो उत्तर दिया है जितना, उसमें आपका कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के कौशल उन्नयन के लिए कोई नीति बनाएंगे क्या? यदि नीति नहीं बनाएंगे तो उसी नीति में से जो पब्लिक डोमेन में है उसको स्वीकार करके आप अपने अनुरूप ढालेंगे क्या, या इसके लिए कोई कदम उठाएंगे? किस तरह उठाएंगे, कब उठाएंगे, ये भर बता दीजिए मुझको। निश्चित ही माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, उत्कृष्ट विधायक हैं, उनका सुझाव हम सबको हमेशा मिलते रहता है, और जो सुझाव उनका मिला है उसमें आने वाले समय निश्चित ही विचार किया करने का हम सब प्रयास करेंगे, ताकि हमारे यहाँ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जहां जहां पे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आपको बता दूं, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, चाहे आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हो, अब ये कौशल उन्नयन हो, पूरे देश में भी यदि बात करें तो 87% लोग अनस्किल्ड हैं। छत्तीसगढ़ में तो आप ही के दस्तावेज में 3% लोग अनस्किल्ड हैं। जो संस्थाएं हैं उसको पढ़ लीजिए, किसी के पास आवासीय व्यवस्था नहीं है। बस्तर को छोड़ के कहीं आवासीय स्किल्ड करते नहीं। भवन बने हैं, यहीं के लाइवलीहुड कॉलेज में, उस भवन का कोई उपयोग नहीं। इसलिए ये बेतरतीब है, सिर्फ हम कागज में स्किल्ड कर रहे हैं। मेरा आपके ऊपर आरोप नहीं है, बिल्कुल भी। मेरी आपसे अपेक्षा है कि इसको आप दुरुस्त कीजिए। स्किल्ड आवासीय हो, ट्रेड का सिलेक्शन नया हो, इसके लिए प्राधिकरण जो आपके हैं जिला स्तर में, स्टेट लेवल में, उसकी देखरेख की व्यवस्था। अब नियोजन कितने दिन का करते हैं? 90 दिन का नियोजन करते हैं, वो किए कि नहीं किए, इसको देखने की आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो मेरा आपका ये आग्रह है फिर से कि कौशल उन्नयन के लिए स्टेट की कोई नीति बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों का इससे भला होगा।
और बनाएंगे तो कोई समय अवधि तय करेंगे। यदि विशेषज्ञ नहीं है तो संस्थाएं मौजूद है देश भर में बनाने के लिए। नीति भारत सरकार ने ही किसी से बनवाई है। तो आप छत्तीसगढ़ इसमें पहल करेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जरूरत है ये कि आप नीति कौशल उन्नयन के लिए बनाएंगे, कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे क्या? उसके लिए कोई भी, मैं धोखे से आरोप प्रत्यारोप प्रक्रिया में अब नहीं जाना चाहता। आप इतना करेंगे तो सभी चीज आप दुरुस्त हो जाएगी। निगरानी की प्रक्रिया भी, नियोजन की प्रक्रिया भी, ट्रेड के सिलेक्शन भी, प्रवेश का तरीका भी सब उसी में तय हो जाएगा। इसलिए आप उसकी नीति बनाएंगे क्या, और बनाएंगे तो कब तक बनाएंगे? निश्चित ही जो लाइवलीहुड कॉलेजेस हैं उसमें आवासीय सुविधा रहती है, जो जहां LWE क्षेत्र जो होता है वहां पे होती है, और जो गैर LWE क्षेत्र होता है वहां वैसी नहीं होती सुविधा। और जो निगरानी की जो बात है, तो जो 90 दिन का हम लोग हमेशा देखते हैं, परीक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं उसका, उसके बाद ही पेमेंट होता है। उसके पहले हम लोग कुछ ना कुछ पेमेंट उनका रोक के रखते हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में, और इसमें जिस प्रकार से माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, उसमें आने वाले समय में और इसमें बदलाव करने का प्रयास एक करेंगे। लाइन है, सब कर लो आप। नीति आप बनाएंगे क्या, आप बनाएंगे कब तक बनाएंगे? एक लाइन में, और नहीं तो आप छोड़ देता हूं। मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। प्रक्रियाजनक छोटी छोटी बात क्या करेंगे? यह सब छोटी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ को जरूरत है कौशल उन्नयन के लिए पॉलिसी की। आपको देखना है तो भारत सरकार की पॉलिसी पब्लिक डोमेन में है सुझाव के लिए। निश्चित ही जो माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, तो हम लोग पिछले 2 सालों में लगातार बहुत सारा प्रयास किए हैं कि इसमें जितना बदलाव आ सके, और जो आज के समय में जो आवश्यकताएं हैं, जो ट्रेडों की जिस प्रशिक्षण हमारे युवाओं को देना चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन सुझावों को भी हम अपने उसमें लेंगे, और आने वाले में इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि लगभग 80% के आसपास भुगतान हो गया है। जो आपने उत्तर दिया है 187 संस्थाओं को 80% के आसपास भुगतान हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या भुगतान के लिए कोई ऐसे नियम विभाग ने बनाए थे कि नियोजन के पश्चात भुगतान होगा, और वो कितना % होगा और कितना % पे भुगतान को रोका जाएगा? क्या ऐसा कोई नियम है, और यदि है तो उसका पालन किया गया है? निश्चित ही उसके नियम है, और नियम को हम पालन करते हैं। और जो जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो नियम के तहत होते हैं, जो आ जाते हैं। नहीं, भुगतान का नियम 60% भुगतान किया जाएगा अगर इतने % नियोजन करने के पश्चात। क्या ऐसा नियम है, और यदि है तो उसका पालन किया गया है? प्रथम किस्त हम बैच आवंटन के 1 माह उपरांत प्रशिक्षण लागत का 20%, न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति जो 75% से अधिक होना अनिवार्य है, तब हम करते हैं। द्वितीय किस्त हम मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण उपरांत प्रशिक्षण लागत का 20% हम करते हैं। तृतीय किस्त नियोजन प्रतिशत के आधार पर 60%। वही तीसरा कितना % है भुगतान? आप कब करते हैं? कितने % सभापति महोदय, मैंने आपको बताया मेरे को 20% मंत्री जी का करते हैं। उसके बाद उत्तर तो आ गया है, जिसमें 9,780 युवाओं को कौशल आप कितना प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें मैं यही पूछना चाहता हूं कि कितने युवाओं को किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है? माननीय सदस्य ने जो चाहा है, हमने बताया कि उसमें 9,760 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। नहीं, कितने युवाओं को किस ट्रेड में दिया गया है, ये बता दीजिए। देखिए, वो इसमें भी है, सारे जिलों का है, जिलोवार विकासखंड रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से। किस ट्रेड में कितने युवाओं को? प्लम्बर, कार मैकेनिक, स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रिशियन, संख्या बता देते तो बढ़िया था। CCTV, एक घुमाने वाली ये बेकार है। संख्या बता देते कितने युवाओं किस ट्रेड में दिया? अलग अलग जिले के अलग अलग संख्यावार हैं। बालोद पूरा जिला में प्रदेश का बता दीजिए। 61 लोग हैं। पूरा प्रदेश का बता दीजिए। मंत्री जी, ITI इंजीनियरिंग करे तेला तो नौकरी दे नहीं सका था। राम कुमार जी, खाली आंकड़ा बताते हैं। अरे मंत्री का जवाब और बता दीजिए किस संस्थान में दी है, कितने संस्थान दीजिए, कितने शासकीय है? टोटल 5,966 वो तो आ गया उत्तर लोगों को हमने ट्रेड में दिया। और ये सारे ट्रेड है, पूरी जानकारी है, पूरे बहुत सारे ट्रेड है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, अलग से मैं आपको सारे ट्रेड की जानकारी दे दूंगा।
यहाँ पे 15,66,957 रोजगार विभाग के पोर्टल में अपलोड है। इसमें सिर्फ अपने ST/SC के 45% है। इसके हिसाब से 7 लाख ST/SC होते हैं, प्रश्नकाल समाप्त। जिसके हिसाब से